नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए शो में हम शामिल करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की मदद हमारे एक्सपर्ट से चाहते हैं, कब कहाँ कैसे निवेश करें, कैसे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं तो क्या वो सही है या फिर नहीं, ये तमाम क्वेश्चंस योर मनी एड्रेस करता है। फेसबुक, ट्विटर पर अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर आप #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लें उससे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। आमतौर पर अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से बातचीत करेंगे तो उनका सीधा फंडा क्लियर है। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करने की बजाय वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उनको कम रिस्क नजर आता है और एक बेटर मैनेजमेंट उनको मिलता है। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने पर रिस्क होता है? अगर हाँ तो वो क्या क्या रिस्क होते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स जहां भी आपको फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं वहां पर रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में क्या रिस्क होते हैं? शुक्रिया दीपाली जी, आपने शो पे बुलाया। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये हमेशा हम कहते आ रहे हैं और ये कहना लाजमी भी बनता है, क्योंकि रिस्क फ्री जैसा कुछ नहीं होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में जो रेगुलेटेड होते हैं वो रिस्क हमेशा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि क्या कौन से रिस्क होते हैं जो म्यूचुअल फंड में होते हैं और जो रिस्क फ्री नहीं है। रिस्क को ध्यान में रखना है और फिर ही आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको बनाना है। पहला एक होता है वॉलेटिलिटी रिस्क। अभी देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं और या तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट्स, स्टॉक्स हो गया और म्यूचुअल फंड हो गया, दोनों में डेफिनेटली रिस्क एसोसिएटेड है। और वो रिस्क जो होता है वो एक वॉलेटिलिटी रिस्क के साथ जुड़े हुए रहते हैं। वॉलेटिलिटी रिस्क यानी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक्स जो जिन्होंने लिए रहते हैं, म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में जो निवेश किए रहते हैं उसके साथ, या तो डायरेक्ट स्टॉक्स के साथ। म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई कुछ बातें होती है जो वॉलेटिलिटी लाती है, या तो आगे पीछे यानी ऊपर नीचे होते रहते हैं जो स्टॉक्स, उसके लिए जैसे कभी कोई सेबी का कोई ऐसे रेगुलेशंस आ गए या ऐसी कोई इकोनॉमिक न्यूज आ गई जिनके वजह से, या तो आरबीआई ने कुछ ऐसे कुछ बातें कही जिसके वजह से स्टॉक्स में ऊपर जाना और स्टॉक मार्केट में ऊपर जाना लगा रहता है। तो एक वॉलेटिलिटी रिस्क होता है। एक होता है लिक्विडिटी रिस्क। अभी लिक्विडिटी यानी म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो दो ऐसे कैटेगरीज हैं। एक तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, या तो हम जब टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करते हैं उसमें 3 साल का लॉक इन होता है। अगर हम उसमें निवेश करते हैं तो हम पैसा निकाल नहीं सकते हैं, तो 3 साल तक लॉक रहता है। जो आपकी लिक्विडिटी है, जो आपने निवेश किया है, वो तुरंत नहीं मिलेगा। और सिमिलरली म्यूचुअल फंड में काफी कुछ सालों से ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड करके जो एक कैटेगरी है जिसके लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी है, वहां पे भी जब भी आपको लिक्विडिटी चाहिए होगी, पॉसिबल है कि लिक्विडिटी ना होने के कारण आपका पैसा तुरंत नहीं निकल पाएगा। तो ये जो एक लिक्विडिटी वाला रिस्क है वो ध्यान में रखना है। फिर हम डेट फंड्स की स्पेसिफिकली बात करें। पहले जो 2 पॉइंट थे वो इक्विटी से जुड़े हुए थे। डेट फंड से देखें तो क्रेडिट रिस्क, आपके डेट फंड के जो भी म्यूचुअल फंड है उसके पेपर्स जो होते हैं, यहाँ पे जो निवेश करते हैं वहां के पेपर्स जो है उसकी क्वालिटी आपको देखनी चाहिए। वो हाईली रेटेड पेपर्स हैं कि नहीं, उसकी जो क्रेडिट क्वालिटी जो है वो अच्छी है कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। फिर आता है एक इन्फ्लेशन। अभी डेट फंड में जब हम करते हैं तो एक इंटरेस्ट रेट के अप एंड डाउन से डेट फंड का रिटर्न जुड़ा हुआ है, और अगर इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है, बढ़ता है, घटता है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न वो डेट फंड्स देता है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। और फिर एक रिस्क होता है कंसंट्रेशन रिस्क, कि आपका म्यूचुअल फंड, आप क्या एक ही फंड के अंदर आपका सारा पैसा लगा रहे हैं, या तो आप एक ही एएमसी के सारे फंड्स ले रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ज्यादा रखना ना वो भी एक हानिकारक होता है। मैं दीपाली जी यहाँ पे जो मैंने एक रिस्क बताया है उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे 2 मिनट बताना चाहूंगा। एक हो गया वॉलेटिलिटी रिस्क। अभी वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक सॉल्यूशन यही है कि वॉलेटिलिटी रिस्क रहेगा ही, तो वॉलेटिलिटी रिस्क के सामने लड़ने के लिए आपका पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाइड करिए। क्रेडिट रिस्क
अगर आता है डेट फंड में क्रेडिट रिस्क, आपको रिस्क लगता है, तो आप जब आप निवेश कर रहे हैं तो उसका एक पोर्टफोलियो एक बार देख लीजिए और ट्रिपल ए रेटेड, डबल ए रेटेड ऐसे वाले जो क्वालिटी जो कंपनीज हैं उसके डेट फंड्स में ही आप निवेश करिए। लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए आप हाईली लिक्विडेट वाले जो फंड्स होते हैं, जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स वाले जो फंड्स होते हैं वो, या तो एक आप डेट फंड्स में लिक्विड फंड्स की कैटेगरी होती है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने के लिए लिक्विड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। फिर कंसंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करना है, तो कंसंट्रेशन रिस्क को जब अवॉइड करना है तो डेफिनेटली आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना होगा, आपको डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स में निवेश करना होगा, जिसके वजह से आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क से अलग होगा। और फिर इन्फ्लेशन, आपको जब आप निवेश कर रहे हैं तभी आपको देखना है कि वो फंड आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा कि नहीं, इन्फ्लेशन जितना चल रहा है उससे ज्यादा रिटर्न दे पाएगा कि नहीं। तो ये कुछ बातें हैं जो डेफिनेटली आपको रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। ओके, चलिए, काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, किस तरीके से आप केयरफुल रह सकते हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को आप रिस्क फ्री बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल, और मृत्युंजय पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं ओडिशा से सवाल पूछने के लिए। मृत्युंजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम जी, मेरा पोर्टफोलियो 56,500 का है। नमस्ते, पूछिए। और 20 से 25 साल में मुझे 15 से 20 करोड़ का टारगेट है, तो मेरे पोर्टफोलियो में मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ये थोड़ा सर बताएं तो। ठीक है, हाँ, तो आपके 56,500 की SIP चल रही है, 6 लाख की अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और आपका जो गोल है वो 20-25 ईयर्स में 15 करोड़ का है। अब फंड्स काफी सारे हैं इनके पोर्टफोलियो में, क्विकली मैं मेंशन कर देती हूँ, हालांकि विरल आपके पास डिटेल्स हैं, लेकिन SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI मैग्नम, एक्सिस मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन मल्टी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, क्वांट स्मॉल कैप और ICICI प्रू ब्लू चिप है। और इन सभी फंड्स में 1,000 से लेकर 5,000 की SIP कर रहे हैं। कुछ फंड्स में 5,000 रुपए महीना डाल रहे हैं, कुछ में 3, कुछ में 2,000 और कुछ में 1,000 रुपए। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? दीपाली जी, हम जब फंड देख रहे थे या तो मैं पढ़ रहा था तो मैं थक गया था पढ़ते पढ़ते, तो मेरा एक पहला सा रिक्वेस्ट उनको यही होगा कि सर आप प्लीज़ आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका पोर्टफोलियो साइज कम करिए। 5 से 6 फंड, हमने कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात की, 5 से 6 फंड आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो रहे हो, 5 से 6 फंड रखिए। मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा आपको कि स्मॉल कैप में आप निपॉन को ही रखिए, बाकी आप स्मॉल कैप को निकालिए। फ्लेक्सी कैप में पराग परिक को रखिए, SBI कॉन्ट्रा रखिए, HDFC मिड कैप में HDFC मिड कैप रखिए, ICICI का ब्लू चिप फंड आपने रखा हुआ है, एक मल्टी कैप को ऐड करिए, राइट, एक लार्ज एंड मिड कैप को ऐड करिए, और हाइब्रिड कैटेगरी, राइट, हाइब्रिड कैटेगरी, वॉलेटिलिटी रिस्क की बात की तो हाइब्रिड कैटेगरी जो होती है, बैलेंस फंड होते हैं, वो भी आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। ये सब चेंजेस करने के बाद आपका पोर्टफोलियो 5 से 6 फंड का होना चाहिए, जिससे आप काफी अच्छी तरीके से ट्रैक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि जितने ज्यादा फंड तो मैं मेरा टारगेट आसानी से अचीव कर पाऊंगा। आप कर रहे हो 56,500 की SIP, अगर मैं 12% अनुमान से भी लेकर जाऊं तो भी 20 साल में आप 5,77,00,000 ही जुटा पाएंगे। तो जो आपका ओरिजिनल टारगेट है 15-20 करोड़ का, तो 15 करोड़ तो आप 20 साल या 25 साल के अंदर नहीं अचीव कर पाएंगे। आप 5,77,00,000 अचीव कर पाएंगे 20 साल में। 21 साल में आप 6 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास आप अचीव कर पाएंगे। 22 साल में आप 7-7.5 करोड़ आप हासिल कर पाएंगे, और 23 साल में कम से कम 8 करोड़ 35 लाख। तो आपका जो टारगेट है 15 करोड़ का 20 से 23 साल के आसपास, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। आपको SIP की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, आपको टॉपअप SIP करनी पड़ेगी, या तो आपको टारगेट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप 8 करोड़ के आसपास में सेटल हो सकते हैं, आपका जो टारगेट है, तो 23 साल में आप वो अचीव कर पाएंगे। बट फंड के पोर्टफोलियो में से फंड को कम करना सबसे जरूरी है। ओके,
चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर काफ़ी सारे सजेशंस दिए गए हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा सा पोर्टफोलियो छोटा कीजिए, इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। भीम पवार रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। भीम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास 6 फंड है। 6 फंड के मेरे 1500 रुपये वीकली एसटीपी कर रखी है सब में डेप फंड में से। मुझे मुझे 20 साल में 5 करोड़ का फंड कलेक्ट करना और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 27 लाख रुपये। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 27 लाख के आसपास है। 35,000 की आपकी एसआईपी चल रही है और जैसे आपने बताया 20 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। ये आपकी वीकली एसआईपी है, 1500 रुपये महीना ये डाल रहे हैं। और जो फंड्स हैं इनके पास, उसमें आईसीसी प्रू स्मॉल कैप, आईसीसी प्रू एसेट एलोकेटर, कोटक ब्लू चिप, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और साथ ही एसबीआई फोकस्ड इक्विटी शामिल है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेंगे, बताइए इनके पोर्टफोलियो पर आपकी राय। विरल दीपाली जी, पनवार जी को मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो उनका जो डाइवर्सिफिकेशन है, यानी दो एएमसीज के दो फंड्स उन्होंने रखे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, ओवरलैपिंग हो सकता है, यानी कभी कभी कोई भी फंड हाउस अपने जो इंटरनल जो फंड्स होते हैं उसके पोर्टफोलियो को सेम रखता है, तो ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे 5 से 6 फंड का सजेशन डेफिनेटली होना चाहिए, बट अलग अलग एएमसीज का होना चाहिए, वो ध्यान में रख सकते हैं। और वीकली एसआईपी कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है। जनरली लोग सोचते हैं कि वीकली एसआईपी करनी चाहिए और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट मिल सकता है। वीकली एसआईपी कर रहे हैं। ओवरऑल मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से 35 से 36 हज़ार की उनकी एसआईपी जा रही है। आपका जो टारगेट है 5 करोड़ का 20 सालों में, वो मंथली के हिसाब से आप 36,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका टारगेट आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। 12% अनुमान से कम 5 करोड़ 90 लाख आप यहां से हासिल कर पाएंगे। अगर यही आपने यही इसी तरह कंटिन्यू करी आपने आपकी वीकली जो आप एसआईपी कर रहे हो, तो टारगेट तो हासिल कर रहे हैं, बट जो एएमसीज है तो फंड को फेरबदल थोड़ा सा करिए और 5 से 6 फंड, बट अलग अलग एएमसीज के अलग अलग कैटेगरीज के अगर आप रखते हैं तो आप आपका टारगेट हासिल आसानी से कर पाएंगे। चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर राय दी गई है, उसके हिसाब से बनाइए आप रणनीति। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल। आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर सचिन गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास 7 पोर्टफोलियो में 7 म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इनको रीबैलेंस अभी करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा जो 3 साल में टारगेट है वो 1 CR है और ये मेरे पास पिछले 10 सालों से है। एसआईपी केवल एक में चल रही है, बाकी में एसआईपी नहीं है। ओके जी, पूछ लेते हैं। तो 18,000 की एसआईपी, पोर्टफोलियो की वैल्यू 21 लाख, एक मुश्त निवेश भी आपने किया हुआ है लगभग 10.5 लाख के आसपास का। 3 साल में 1 करोड़ का आपका टारगेट है। पूछ लेते हैं विरल क्या सजेस्ट करेंगे। विरल, क्या कमेंट्स इनके पोर्टफोलियो पर? उनके पोर्टफोलियो में फेरबदल करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी यहाँ से वो 3 साल देख रहे हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था कि 3 साल में वो इक्विटी का एक्सपोजर क्या कम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि टारगेट है 3 साल यहाँ से इक्विटी को देना। जो उनके सारे फंड्स में देख रहा हूँ वो प्योर इक्विटी फंड्स हैं, तो हो सके तो वो थोड़ा सा उनका शिफ्ट करे, अगर वो गोल को थोड़ा सा बढ़ा सके, क्योंकि जो भी एसआईपी और करंट पोर्टफोलियो मैं देख रहा हूँ, करंट पोर्टफोलियो वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करीबन वो यहाँ से 3 साल में 52 लैक्स एडिशनल 52 लैक्स ही जुटा पाएंगे। तो उनका जो 1 करोड़ का जो वो टारगेट है वो कैसे वो कर पाएंगे, वो मुझे से थोड़ा सा डाउट है, वो नहीं पॉसिबल है। अगर मैं 12% अनुमान से भी मैं यहाँ से 3 साल अगर वो इक्विटी में रहते हैं तो भी वो 52 लैक्स जुटा पाएंगे। पोर्टफोलियो में थोड़ा सा फेरबदल ये है कि अगर चलो अभी उनको 3 साल इक्विटी ही कंटिन्यू करना है, तो एसबीआई के ब्लू चिप के बदले एसबीआई का स्मॉल कैप को वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से टाटा का लार्ज एंड मिड कैप ऐड कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप नहीं है उनके पोर्टफोलियो में, तो वो एक यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टैक्स सेवर जो उनका फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन को में से निकलकर मैं यहाँ पे उनको कॉन्ट का जो टैक्स सेवर फंड है वो मैं उनको पोर्टफोलियो में ऐड करने का सजेशन दूंगा। और बात यही है, एटलीस्ट
एटलीस्ट यहाँ से 5 साल रखे पोर्टफोलियो को, तो वो इक्विटी में अच्छा खासा और रिटर्न्स जुटा पाएंगे, बना पाएंगे। 3 साल यहाँ से, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं अभी 1-2 साल के अंदर जिससे मार्केट वॉलेटाइल जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, करेक्शन आ सकता है। तो हाँ, अगर 3 साल है म्यूचुअल फंड में रखना है तो हाइब्रिड में या बैलेंस फंड में पूरा पैसा शिफ्ट कर दे, जिससे अगर मार्केट वॉलेटाइल भी होता है तो वो बच सकते हैं। ओके, चैतन्य ने एक सवाल भेजा है अगला ईमेल के थ्रू। 50,000 की इनकी एसआईपी है, 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, फंड्स चॉइसेस को लेकर सलाह चाहिए। फंड्स देखें तो मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप पे 10,000 रुपए महीना, एक्सिस ब्लू चिप पे 10,000 रुपए महीना, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 8,000 रुपए महीना, इसके अलावा एक्सिस मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में 6,000 रुपए महीना है, आईसीआईसीआई प्रू टेक और टाटा डिजिटल में 5,000 रुपए महीना। बताइए इनके फंड सिलेक्शन और इनके गोल पर आपकी राय। दीपाली जी, वही बात शुरू में जो हमने कही, ओवरलैपिंग पोर्टफोलियो, एक ही एएमसीज के 3 फंड होना थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बिगाड़ सकता है, क्योंकि जनरली ओवरलैपिंग होता है पोर्टफोलियो। अगर फंड्स को देखें तो रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो सारा पोर्टफोलियो का रिटर्न बिगड़ सकता है। तो एक्सिस फंड हाउस की एएमसीज में उन्होंने 3 फंड रखे हैं, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस लॉन्ग टर्म को एसआईपी को स्टॉप करना चाहिए और वो फंड से निकलना चाहिए। ठीक है, एक्सिस का जो स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस का मिड कैप जो फंड है वो डेफिनेटली वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 50,000 की एसआईपी चल रही है, 5 करोड़ 15 साल में उनको हासिल करना है। 15 सालों में यहां से वो 2.5 करोड़ ही जुटा पाएंगे 50,000 की एसआईपी से। तो अगर यहां से वो एसआईपी अगर डबल करते हैं, 50,000 की एसआईपी अगर वो 1 लाख करते हैं, तो वो जो उनका टारगेट है 15 सालों में 5 करोड़ को हासिल करना, वो आसानी से हासिल कर पाएंगे। और या तो फिर 15 सालों में ना कर अगर वो 20 साल 50,000 की ही एसआईपी 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो वो 5 करोड़ का टारगेट आसानी से हासिल कर सकते हैं। पर फंड हाउस के जो 3 फंड है, 3 में से बदलाव करके जो 4-5 फंड है वो अलग अलग एएमसीज के और अलग अलग कैटेगरी के अगर वो रखते हैं तो ये टारगेट वो हासिल कर पाएंगे। एसआईपी को भी बढ़ाना पड़ेगा अगर वही टारगेट के लेकर वो चल रहे हैं तो। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर आप पूछ लेते हैं फटाफट से विरल के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो विरल की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। विरल, बताइए आपके फंड्स चॉइसेस क्या हैं? मार्केट में काफी ऑल टाइम हाई चल रहा है तो थोड़ा सा फोकस्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से अगर बिल्ड करना है तो पहला फंड मेरा जो है एचडीएफसी का फोकस्ड फंड है। एचडीएफसी का फोकस्ड फंड ऐड कर सकते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट यहां से रिटर्न बेहतर दे सकते हैं। और तो टाटा का लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट, मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली गोल्ड और डेट का एलोकेशन काम आ सकता है, इसके लिए आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट और हाइब्रिड कैटेगरी। वॉलेटिलिटी मार्केट में आएगी तो इडलवाइस का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो वॉलेटिलिटी को काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा। ओके, तो एचडीएफसी फोकस्ड फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज, इन फंड चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। थैंक यू विरल शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।